क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव, इसका सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और इसका फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये एवलिन ग्लेने का फ़ोटो आपके सामने दिखाया है। एवलिन ग्लेने के बारे में पूरी स्टोरी दी है। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से ही पढ़ते हैं इसमें, लेकिन इसके पहले जानते हैं इसकी समरी की क्या है। इसमें साउंड ऑफ म्यूज़िक मतलब इसमें एवलिन ग्लेने की जो परकजनिस्ट हैं, कई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, वो एक्चुअल में बहरी रहती हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया। उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है कि जब वो सुन नहीं सकती तो फिर म्यूज़िक को बजाती कैसे थी, कैसे उन्होंने सीखा, ये सब इस लेसन में बताया है कि आप अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी आपके अंदर कमी है तो वो बाधक नहीं होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। रश और क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ये एक समय बताया है कि काफ़ी सारी भीड़ है प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये भीड़ का समय है, क्योंकि सुबह शाम का जो समय होता है ट्रेन पर वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी समय का बताया है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration on the approaching train. एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी 17 साल की उम्र से भी कम दिखाई पड़ रही है, वो नर्वस होती है और एक्साइटेड भी होती है और उसके साथ ही उसे ट्रेन के जो वाइब्रेशंस हैं वो महसूस होते हैं। अब ये नर्वस होना और एक्साइटेड होना, तो नर्वस क्यों हो रही है, बेचैन क्यों हो रही है और एक्साइटेड मतलब उत्तेजित क्यों हो रही है, तो ये इसके आगे की लाइन में बताया है कि क्यों वो बेचैन है और क्यों उत्साहित है। इट वॉज आवर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो क्यों उत्साहित हो रही है, क्योंकि उसका जो पहला आज जो है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में है, वहाँ पर उसका पहला दिन है। अब नर्वस क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से आई है, फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि ये कुछ छोटी सी जगह से आई है, एक खेत से जुड़ी हुई लड़की है, यानी गांव की बच्ची है और वो वहाँ पर इतनी छोटी जगह से उठकर इतनी बड़ी जगह पर जा रही है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो बहुत ही उत्साहित भी है और नर्वस भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो प्रबल इच्छा वाली म्यूजिशियन हैं, इन्होंने बहुत बड़े चैलेंज का सामना किया। और वो क्यों किया, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, क्योंकि वो अत्यधिक बहरी थी। अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो एवलिन ग्लेनी की माँ याद करती हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ऐसा उनको याद आया। कब, जब वो 8 साल की थी और उनका पियानो बजाने के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो जरा भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई, क्योंकि जब भी हम किसी को नाम बुलाते हैं, उसके नाम से बुला देते हैं, आवाज़ देते हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है। आज सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तब मुझे महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना। सैज इसाबेल ग्लेने। ऐसा किसने कहा, इसाबेल ग्लेने ने। इसाबेल ग्लेने कौन थी, एवलिन ग्लेने की मदर। For quite a while, Evelyn Glennie managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब ये बताया है कि एवलिन ग्लेने ने काफ़ी समय तक अपना ये जो बहरापन है अपने दोस्त और अपने टीचर्स से छिपाने की कोशिश की। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो शुरुआत में जो है उनकी माँ ने भी नोटिस किया कि भाई हाँ 8 साल की उम्र की थी जब उनका पियानो बजाने के लिए इंतज़ार किया था, उनको आवाज़ दी लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उनको महसूस भी हो गया कि उन्होंने नहीं सुना। लेकिन तब भी उनके पेरेंट्स ने भी यानी डॉक्टर को नहीं बताया और एवलिन ग्लेने को भी महसूस तो हो रहा था कि उनको नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को छुपाने की कोशिश की। और जब वो 11 साल की हो गई
तब तक ये बात लोगों को मालूम नहीं पड़ी, लेकिन जब उनके परफॉर्मेंस वीक होती गई, उनके मार्क्स कम आने लगे, तब उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और समझाया कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक छोटे से गांव की लड़की और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक तक पहुँची, और जबकि उनको कि सुनाई नहीं देता था तब भी। ये क्वेश्चन आप कुछ कुछ नाम ऑब्जेक्टिव साथ साथ याद करते चलिए, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जो एवलिन ग्रे थी उनको कब सुनना कम हुआ। तो आपने देखा 8 साल में उनको सुनाई देना कम हुआ। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि उनकी मदर का क्या नाम था। एवलिन ग्रे की मदर का क्या नाम था? इसाबेल ग्रे। फिर इसके बाद ये भी आता है कि पहले कब नोटिस किया गया, और दूसरा प्रश्न ये आता है कि कब ये कंफर्म हो गया कि वाकई में उनको सुनाई नहीं देता है। तो ये कब कंफर्म हुआ? जब वो 11 साल की हुई। ठीक है, जब उनके मार्क्स कम आए और हेड मिनिस्ट्रेस ने उनको बुला के कहा और तब वो स्पेशलिस्ट को दिखाने ले गए तब। तो ये जाइलोफोन बजाने की जो उनकी इच्छा थी, उसके कारण फिर उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना कैसे सीखा। ये देखिए जाइलोफोन का चित्र दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो जब 11 साल की हो गई और डॉक्टर के पास लेकर गए, तब ये पता चला कि उनकी सुनने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो गई है, और वो भी धीरे धीरे नर्व डैमेज के कारण। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तब उनको सलाह दी गई कि उस बच्ची को हियरिंग एड्स लगाए जाएं और उनको बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सैड एवलिन। एवलिन ने कहा कि ऐसा लगा कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है, सब कुछ काला हो गया है। मतलब क्योंकि क्या होता है, जब अचानक से आपको अंदर अपने कोई कमी लगती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवलिन किसी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी और अपना म्यूज़िक में इंटरेस्ट को पूरा करेंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन जब उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो भी ये बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, तो but percussionist Ron Forbes spotted her potential. She began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. यानी बाकी सब लोगों ने उनको डिस्करेज किया, लेकिन रॉन फोर्ब्स, ये नाम याद रखिए, रॉन फोर्ब्स नाम के परकजनिस्ट थे। उन्होंने देखा कि इसमें बड़ी क्षमता है और उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग नोट्स पे बजाया और उससे कहा कि तुम इसको किसी और तरह से सुनने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. तब उन्होंने कहा कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं जो हायर ड्रम है उसको ऊपर से फील कर सकती हूँ, अपनी कमर के ऊपर से, और जो निचले हिस्से से मैं लोअर ड्रम को महसूस कर सकती हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. तो इसके बाद वो कहती हैं कि इस तरह से मैंने सीख लिया कि कैसे अपने मुझे माइंड और बॉडी को खोलना है और सुनना है, और बाकी सब जो मैं आज हासिल कर पाई हूँ वो सिर्फ दृढ़ निश्चय के कारण। She never looked back from the point onward. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. तो इस तरह से उन्होंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइव बनाएंगी। उन्होंने ऑडिशन किए रॉयल एकेडमी में, और पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा वर्क करती थी, फिर वो अपना व्यक्तिगत अकेले परफॉर्मेंस देने लगी, और 3 साल में उन्होंने सारे टॉप के अवार्ड हासिल कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सपेक्ट एन हिंट, और इस सब के लिए वो कोई किसी प्रकार का हीरोइक अचीवमेंट नहीं
देना चाहती हैं, बल्कि वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू आर गोइंग यू विल गो देयर। अगर आप जानते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सो आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो उन्होंने कई इंटरनेशनल शेड्यूल किए, और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि कई इंस्ट्रूमेंट जो है जो वो बजा लेती थी। तो ये सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो उनको इस तरीके से बिना सुने वो जिस तरीके से बजा लेती थी ये सब और सुन लेती थी, तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे जो हमने उनसे बात करी उसमें उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया, मतलब बगैर सुने भी वो सुन लेती थी। मैन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लव्ड। तो ये भी बताया है कि वो किस तरीके से बीच बीच में मजाक भी करती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के हाव भाव से, उसके बोलने के तरीके से जो है, और अपने बॉडी पार्ट्स से वो सुनती थी। कानों से उनको सुनाता नहीं था, तो वो कैसे सुनती थी? बॉडी पार्ट्स से सुनती थी। और ये देखिए आपकी 8 साल में उनको सुनाई देना बंद हुआ, 11 साल में कंफर्म हुआ, फिर उसके बाद में वो 16 साल में उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी। और 17 साल में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। पहले ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस देती थी, फिर अपना अलग से परफॉर्मेंस देने लग गई। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। आपको यदि पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और वो ये कहती हैं कि मुझे जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनसे बड़ी परेशानी होती है, ऐसा कह के वो हंसती हैं। ये देखिए रॉयल एकेडमी का पिक्चर आपके सामने दिखाया है कि ये यहाँ पर जा रही थी, है ना, जो सबसे शुरुआत में बताया है कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी। तो अब वो क्या परेशानी होती है भाई, उनको दाढ़ी वालों से वो हंस के बताती हैं, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़। यहाँ जब वो कहती हैं कि इंटरव्यू में वो अपने बताती हैं कि जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होती है उससे मुझे परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ लिप्स के मूवमेंट नहीं देखती हूँ, बल्कि मुझे पूरे चेहरे का मूवमेंट देखना पड़ता है, स्पेशली द आइज़, मतलब आँख का भी विशेष करके देखना पड़ता है। यानी आप किसी के हाव भाव से, किसी के बोलने के तरीके से, सिर्फ लिप्स, उसका पूरा चेहरा और आँखें, इन सब के आधार पे वो गैस करती थी कि व्यक्ति क्या कह रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब वो चूँकि स्कॉटिश थी तो स्कॉटिश वो बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती थी, बहुत अच्छे से बोल लेती थी बगैर किसी रुकावट के। और इसके लिए मतलब हर चीज़ में ये बताया है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं, महान लोग होते हैं, वो कभी भी सफलता का वो बहुत ही मतलब सिंपल होते हैं, और वो अपनी उपलब्धि के बारे में भी बिल्कुल हल्के से ही बताते हैं। तो वो ये कहती हैं कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि जब सब कहते होंगे कि भाई आप इतना अच्छा बोल लेती हैं, कैसे बोल लेती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मैं इसलिए क्लियर बोल लेती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक तो मैं सुन सकती थी ना। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन वो इस बारे में ये नहीं बताती हैं कि उन्होंने फ्रेंच और जापनीज़ में कैसे मास्टरी हासिल की। यानी ठीक है, एक भाषा तो उनको आती थी जो उनकी मातृभाषा थी, और वो सुन सकती थी, तो 11 साल तक चलिए ठीक है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फ्रेंच और जापनीज़ सीखा, तो उसके लिए वो उन्होंने क्या करा और कैसे हासिल किया, इस बारे में वो कुछ नहीं बताती हैं। 7th पैराग्राफ देखिए, एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो म्यूज़िक के लिए बताती हैं कि ये मेरे पूरे शरीर पे कैसे उड़ेलता है, मतलब कोई भी म्यूज़िक होता है तो शरीर के अलग 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 पार्ट्स से महसूस करती हैं। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। तो कहाँ कहाँ से महसूस होता है उनको? अपनी स्किन से, अपनी चिक बोन्स से, और यहाँ तक कि उनके बालों से भी, है ना। जबकि बालों को हम क्या कहते हैं? बाल को हम कहते हैं कि बालों में तो कोई सेल्स ही नहीं होते हैं, निर्जीव है बाल, नाखून, हम इनको ऐसा ही मानते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे बालों से भी महसूस होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing by the sticks into her fingertips। तो जब वो xylophone बजाती हैं
तो वो साउंड को किससे महसूस करती हैं? वो महसूस करती हैं अपने फिंगर टिप्स से, या जो उंगली के आगे के जो पोर रहते हैं बिल्कुल नाखून के नीचे के लेके हिस्से, यहाँ से महसूस करती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो जब वो झुकती हैं ड्रम पर आगे, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स पर जब वो झुकती हैं तो वो रेजोनेंस किस में महसूस करती हैं? उसके अपनी बॉडी में। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass to her bare feet and up her legs. अब ये देखिए, पहले भी बताया और यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि जब मैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हूँ तो क्या करती हैं? वो अपने शूज़ को निकाल देती हैं। मतलब कैसे रहती हैं? नंगे पैर रहती हैं, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके पैरों में, बैर फिट एंड अप हर लेग्स। तो जो पैर में चप्पल नहीं पहने रहती हैं तो उससे उनको पूरे लेग्स से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ तक मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक को सीखा। एक भाषा हमारे लिए हमारी अपनी मातृभाषा आ जाती है, लेकिन उनको नहीं सुनाई देता था, इसके बावजूद भी उन्होंने फ्रेंच भी सीखी, जापानीज़ भी सीखी, और उनको जब सुनाई नहीं देता था इस पर भी उन्होंने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से म्यूज़िक को अनुभव किया, अपनी स्किन्स से महसूस किया, चिक बोन्स से महसूस किया, हेयर से महसूस किया, है ना। वो शुरुआत में ही बताया है कि बॉडी पार्ट्स में जिनकी अपर टोन्स जो होते थे उनको कमर के ऊपर से महसूस करती थी और लोअर वालों को नीचे से। और ये सारा वो बताती हैं कि जब वो कभी वुडन प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म करती थी तो अपनी चप्पलें उतार दिया करती थी, कुछ भी नहीं पहनती थी, ताकि जो भी म्यूज़िक बचे तो उसके वाइब्रेशन उनको पैरों से होते हुए जो है ऊपर तक महसूस हो। इस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक किस तरीके से सीखा? बगैर सुने, लेकिन किससे? अपने अलग बॉडी पार्ट से। कुछ 2-4 मीनिंग भी मैं बता देती हूँ, सामने लिखे हुए। फ्लॉलेसली, जैसे उनसे कहा कि वो फ्लॉलेसली स्कॉटिश बोलती थी। फ्लॉलेसली मतलब विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, यानी बगैर कोई गलती करे, जैसे आ करके या ऐसा नहीं, बिल्कुल बगैर, बहुत अच्छी बोलती थी यानी। और लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, तो जिस तरीके से स्कॉटिश लिल्ट बताया है कि वो उसमें बोलती थी। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पैरा 8। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को खुश करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलास्फरिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उनको अवार्ड मिला रॉयल सोसाइटी की तरफ से। सेज मास्टर परकजनिस्ट जेम ब्लेंड्स। अब ये इसका भी आप नाम याद रखिए कि उनके बारे में जेम्स ब्लेड्स ने कहा। उनके जो परकजनिस्ट थे उन्होंने जो सिखाया उनका नाम तो रॉन फोप्स था, लेकिन ये कौन थे? जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने क्या कहा उनके बारे में? और यही लाइन आपके लेसन के शुरुआत में भी लिखी हुई थी। God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. तो क्या कहा उन्होंने कि ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की क्षमता छीन ली, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं, और जो जितना हम अच्छे से नहीं सुन सकते उससे भी ज़्यादा वो उसको अच्छे से महसूस कर लेती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician. वो खुद स्वीकार करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। वो ये भी कहती हैं कि ठीक है मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन इसका जो मुझे परिणाम मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है बदले में, वो बहुत ही बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। तो वो अपना रेगुलर कॉन्सर्ट तो देती हैं इंटरनेशनल, लेकिन इसके अलावा भी जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट देती हैं, परफॉर्म करती हैं।
She also gives high priority to classes for young musician and Rishlin of the Between Fund for the Deaf Children says. तो वो यंग लोगों के लिए भी काम करती हैं और डीफ चिल्ड्रंस के लिए भी काम करती हैं। तो क्या कहा गया है उनके बारे में? शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो एक प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ एवर दैट दे कांट गो, क्योंकि उनको एवलिन को देख के उनको भी लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते। 10th paragraph, एवलिन ग्लेने हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। तो एवलिन ग्लेने ने अपनी इतनी कम उम्र में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि मतलब उनसे दुगनी उम्र के लोग भी इतना अच्छे से कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। तो वो ऑर्केस्ट्रा के सामने इस परकसन को लेके आई। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी जो विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उनकी तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं? इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। यदि वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। और इसके अलावा उन्होंने वास्तव में करोड़ों लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। प्रेरणा तो वो हैं ही, लेकिन लोगों को खुशियाँ भी दी हैं। अब ये एक दो जो वर्ड मीनिंग दिए हैं ये भी देख लीजिए। वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। मतलब किसी किसी को आदत ही होती है, उसको कोई मना भी करे ना कि बस अब ठीक है हो गया बंद करो बंद करो, लेकिन वो क्या होता है? हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाता है, वो काम करता ही चला जाता है। तो इसी तरीके की एवलिन जो थी वो वर्कहोलिक थी। और प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देना, ग्रेट इम्पोर्टेंस, किस चीज़ को आप महत्व देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो लेसन था, फर्स्ट लेसन एवलिन ग्लेने के ऊपर था। जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं इसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न ही दिए हुए हैं। और पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ और आगे आप इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में लिखे हुए आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी तो एवलिन कितने साल की थी? वो 17 साल की थी, 17 ईयर्स की थी। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। आप बताइए कि उनकी जो बहरापन है कब नोटिस किया था और कब कन्फर्म हुआ, है ना? तो उनका डीफनेस 8 साल में नोटिस हुआ था और 11 में कन्फर्म हुआ। चलिए अब हम ये सारे शॉर्ट आंसर एक PDF में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई तो कितने साल की थी? एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। आपको सिर्फ यही याद रखना है। कितने साल की थी? 17 साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी में गई। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। उनकी डीफनेस को कब नोटिस किया गया और इसे कब कन्फर्म किया गया? तो आंसर है, हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड एंड इट वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11। तो उनके डीफनेस को सबसे पहले नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी और ये कंफर्म हुआ जब वो 11 वर्ष की हुई। क्वेश्चन 3, हु हेल्प्ड टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो अब किसने उनकी मदद करी म्यूज़िक के लिए और उन्होंने क्या कहा और क्या करा? तो जो परकनिस्ट थे रॉन फोप्स, उन्होंने परकनिस्ट रॉन फोप्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। तो किसने मदद करी? रॉन फोप्स ने। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज, क्योंकि ये भी पूछा है कि उन्होंने क्या किया, तो ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने 2 बड़े ड्रम को अलग अलग नोट्स पर बजाया। और फिर ये पूछा है कि और कहा क्या? एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड, और उनसे कहा कि वो इस साउंड को सेंस करें। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। तो बताइए कि कहाँ पर गई, परफॉर्म किया उन्होंने और क्यों किया? तो एवलिन गेव परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल पे परफॉर्म किया और क्या करा? फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट दिया। अगला पूछा गया है कि
हाउ डज़ एवलिन हियर म्यूज़िक। तो आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है कि 2 और 3 पैराग्राफ, तो आप यदि लिख सकते हैं तो आप पूरा डिटेल में लिखें, और यदि आपको याद नहीं होता है तो आप इसका शॉर्ट आंसर याद कर सकते हैं। शॉर्ट में तो मैंने ये लिखा है कि एवलिन डजंट हियर म्यूज़िक, क्योंकि एवलिन तो सुन सकती नहीं थी। ये पूछ रहे हैं कि एवलिन ने म्यूज़िक कैसे सुना, तो एवलिन तो म्यूज़िक सुन ही नहीं सकती थी। शी फील्स द म्यूज़िक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो कैसे म्यूज़िक को महसूस करती थी, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से। अब आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है कि शी लिसन म्यूज़िक फ्रॉम किस किस से था, तो आपने पढ़ा था हेयर से, चिक बोन्स से, है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से था। और वो जो लिखा हुआ है कि उस जिस तरीके से आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से वो जब वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी तो क्या करती थी, वो जो है अपने शूज़ को रिमूव कर देती थी ताकि उसकी वाइब्रेशंस उनको महसूस हों। तो इस तरह से इसमें ये 5 प्रश्न दिए हैं, है ना, और पांचों प्रश्नों को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज में, और शॉर्ट में लिखने हैं। तो मैंने बता ही दिया है कि कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी गई, तो वो कितने वर्ष की थी, 17 वर्ष की। और कब उनकी डिफनेस नोटिस हुई और कब कंफर्म हुई, डिफनेस उनकी नोटिस हुई 8 साल में और कंफर्म हुई 11 साल में। और किसने उनकी मदद करी म्यूज़िक में, तो उनका नाम था रॉन फॉक्स। और कैसे मदद की और क्या कहा, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको भी याद कर लेना कि उन्होंने जो 2 लार्ज ड्रम्स थे उनको अलग अलग नोट्स पे ट्यून किया, और उनसे क्या कहा, ये तो आप याद कर सकते हैं कि उनसे क्या कहा कि सेंस द साउंड। क्या कहा उनसे, टू सेंस द साउंड, कि साउंड को सेंस करें, है ना, सुनने नहीं बल्कि सेंस करें। फिर ये भी पूछा है कि कौन कौन से स्थान थे जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया और क्यों किया। तो इंटरनेशनल जो परफॉर्म करती थी भाई, वो तो अपना उनका अलग था, वो फ्री नहीं था, लेकिन फ्री कॉन्सर्ट उनका उन्होंने समाज सेवा के लिए जेल में और हॉस्पिटल में भी दिया। और लास्ट प्रश्न था कि एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी, तो इसका आंसर हमने लिखवाया है कि एवलिन म्यूज़िक सुनती नहीं थी, है ना। एवलिन डजंट हियर म्यूज़िक, वो सुनती नहीं थी, वो क्या करती थी, शी फील्स द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक को सुनती थी। और किससे सुनती थी, थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और किससे सुनती थी वो म्यूज़िक को, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से सुनती थी। तो उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसके आंसर्स भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखवाए हैं कि आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, और ये सफिशिएंट हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि ये आंसर बहुत ज़्यादा शार्ट हैं, नहीं, ये जितना उस क्वेश्चन में पूछा है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप इन आंसर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसका ये जो सेकंड लेसन था उसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है एवलिन ग्लेने के ऊपर, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो ये शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लगातार वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।